हेलो फ्रेंड्स, रीता सरकार की आज की प्रस्तुति जहाजों। लेखक हैं अचिंत्य कुमार सेनगुप्ता। कहानी इस प्रकार है। नासिम को माँ ने पीटा था। माँ पीटती थी पीटे, पर वह क्यों पीटेगा? वह कौन होता है? गाय बछड़ा रखूं या नहीं, खेती करूं या नहीं, उससे उसे क्या? ज़मीन बर्बाद हो जाए तो हो जाए, इससे उसे क्यों सरदर्द हो रहा है? घर की छावनी फुहार बदलने की ज़रूरत है या नहीं, यह हम खुद समझेंगे। और भीगना पड़ा तो हम माँ बेटे दोनों भीगेंगे। अपने सर पर छाता लेकर उसे खड़ा रहने के लिए तो नहीं कहूँगा। नहीं, गोलबानू ने कहा, अब से देखभाल गौहर अली करेगा। कौन गौहर अली? नासिम ने तुनक कर कहा। बहुत बड़ा आदमी है, 5 कट्टे ज़मीन का मालिक है, दरवाजे पर कचहरी है, कई एक मुकदमे भी दायर हो गए हैं। उससे हम लोगों का क्या? उसे पकड़ने से ज़मीन जायदाद ठीक ठाक रहेगी, खाने पीने का कष्ट नहीं रहेगा, फुहार के बदले कोरोगेट टीन की छावनी बनेगी। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। हम लोगों का यह टूटा हुआ घर ही अच्छा है। हम जैसा तैसा खाकर रह लेंगे, तू उसे भगा दे। बड़ी मार मारी गौहर अली ने। उसमें गोलबानू ने भी साथ दिया। अब्बा जान यदि आज जिंदा होते तो इस तरह से उसे कोई नहीं मार सकता था। खेत पर जाने के लिए भी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करता। वह अपना जाल लेकर तालाब में मछली पकड़ने निकल पड़ता। अब्बा जान कहा करते, तुझे बाजार में एक कटपीस की दुकान खोल दूंगा। नसीम कहा करता, इससे तो अच्छा होगा कि तुम मुझे एक नाव खरीद दो। दरिया का पानी मुझे ज़मीन से ज़्यादा अच्छा लगता है। नाव खरीद कर देने की हिम्मत अब्बाजान में नहीं थी। नासिम उतना बड़ा भी नहीं था कि किराए की नाव लेकर खट कर कमा सकता। उसका वह मछली पकड़ने का जाल भी कब का फट चुका था। फिर भी उसका मन उस तरफ दौड़ता रहता। वह नदी किनारे चुपचाप घंटों बैठा रहता। उसके गालों पर आंसू टपक पड़ते। उसने सुना था उसकी माँ गौहर अली से निकाह करने वाली थी। एक ही घर का आदमी बनकर रहेगा वह। फिर नासिम की जगह कहाँ होगी? बरामदे में या पीछे के दरवाजे पर? लोग जब माँ से पूछेंगे यह कौन है, तब माँ कहेगी यह मेरे पहले आदमी का बच्चा है। नासिम से जब कोई पूछेगा कि तू किसका भात खाता है, नासिम कहेगा मैं गौहर अली का भात खाता हूँ। नासिम की छाती जलती रही। करीब 1 मील दूर जूट के खेत के पास ब्राचलाइन का एक स्टीमर रुकता था। जेटी या फ्लैट नहीं था। स्टीमर को किनारे से लगाकर उसे बादाम के पेड़ की जड़ के साथ बांधा जाता था। किनारे पर 2 सीढ़ियाँ बिछाई जाती थी। सीढ़ियों के दोनों ओर से बांस की लग्गी पकड़कर 2 खलासी खड़े रहते। यात्री उतरते चढ़ते रहते। बादाम के पेड़ के नीचे छोटा सा टीन का बक्सा लेकर घाट सरकार टिकट बेचा करता। जो लोग उतरते उनसे टिकट लेता। जो चकमा देकर चढ़ गए उनसे मौका निकाल कर बातें कर लेता। उसके बाद जहाज बाबू के साथ बातचीत करने के लिए स्टीमर पर चढ़ जाता, हिसाब किताब करने। घाट सरकार के उतरने से पहले सीढ़ी हटाई नहीं जाती। एक सीढ़ी उठा लेने पर भी दूसरी रखी ही रहती। घाट सरकार को लग्गी की ज़रूरत नहीं पड़ती। गांव की ज़मीन नीची थी, हर समय पानी जमा रहता।
सिर्फ पेड़ का ही तना थोड़ा सूखा सा था। यात्री पानी में ही जलकर गांव का रास्ता पकड़ते। हाथ से धकेलकर चलाने वाली एक डोंगी भी थी। मालवाल रहने पर उसकी ज़रूरत पड़ती। बच्चे तो कंधे पर या गोद में ही पार हो जाते। बीबी अगर छोटी सी हो तो उसे गोद में उठाकर लोग पार हो जाते। सीढ़ी उठा, दुतल्ले से जहाजी ने हुक्म दिया, घाट सरकार, अभी तक उतरा नहीं है क्या? नहीं, अभी तो उतर कर गए। आखिरी सीढ़ी भी हटा ली गई। हड़बड़ाहट मोटे से सांकल में बंधा लंगर ऊपर की तरफ उठाया। एक आदमी जल्दीबाजी में नहीं उतर सका है क्या? अरे वह आदमी कहाँ है? 10-12 साल का एक लड़का है। पैसेंजर है क्या? कौन जाने, जहाज देखने के लिए उठ आया होगा किसी समय। अगले घाट पर पाता काटा के में उतर जाने के लिए कहना। पड़ती शाम में नदी की भाटा तरतरा कर एक मल्ला माझी का नाव चल पड़ेगा। अंधेरा छा जाएगा तो वह घर किस तरह पहुंचेगा? बेचारा, न जाने माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। छोटा सा स्टीमर था। ऊपरी डेक पर सिर्फ तीसरा दर्जा ही था। सामने की तरफ प्रथम श्रेणी के नाम पर 2 कबूतर के घोंसले नुमा कमरे थे और उसी के सामने के खुले कोने में जहाज का व्हील था। नसीम सीधे वहीं पहुंच गया। पहले तो लोगों ने देखकर भी उसकी अनदेखी कर दी थी। सोचा जहाज के कलपुर्जे देखने के लिए चढ़ आया होगा, पर यह लड़का तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या चाहिए? सिर पर किश्ती टोपी डालकर हुक्का पी रहे जहाजी ने गर्दन को टेढ़ा कर पूछा। हुजूर को अगर नौकर चाहिए तो मुझे रख सकते हैं। तेरा नाम क्या है? जहाजी थोड़ी देर तक नासिम को देखता रहा। यहीं पर हैं हुजूर, कनकदिया नाम है। माँ बाप हैं? जी, मेरा कोई नहीं है। जहाजी थोड़ी देर और भी उसे देखता रहा। पूछा, काम काज कुछ कर सकता है क्या? क्या काम है हुजूर? यही खाना बनाना, पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पोछा लगाना। कर सकेगा तो काम पर लग जा। मुफ्त में कोई छोकरा मिल जाए तो बुरा क्या है। जहाजी ने व्हील पर बैठे याद अली से आंख मिलाई। कम से कम हुक्का तो भर सकेगा, ज़रूरत पड़ी तो हाथ पैर भी दबा देगा। याद अली बोला, तनख्वाह कुछ नहीं मिलेगी। नहीं हुजूर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जहाज में जगह मिल गई। नासिम के लिए यही उम्मीद से अधिक था। बाप नहीं, चाचा नहीं, मालिक नहीं, फालतू में कहाँ न कहाँ के आदमी को मार खानी पड़ेगी और उसके लिए यही बहुत था। उसने सोच लिया वह अनजाने के खिंचाव में बहेगा, दिशाहीन बनकर। यही तो सबसे बड़ा सुख भी था। जहाजी अपनी सफ़ेद पत्ती दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बुदबुदाया, अच्छी तरह कामकाज करने पर इसी जहाज पर बहाल भी कर दूंगा। कौन कह सकता है आज बिना पैसे का नौकर कल इस जहाज का जमींदार ही बन जाएगा। लेकिन पहले ही दिन रात को नसीम जहाजी के हाथों से पिट गया। उसने एक कांच का बर्तन असावधानी से टूट गया था। बस फिर क्या था, ना कुछ कहना न सुनना। मुंह पर, गर्दन पर, पीठ पर थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ते रहे। नसीम फूट फूट कर रो पड़ा। जहाजी बोला, ज़्यादा गोलमाल करने पर हाथ पैर बांधकर काले पानी में फेंक दूंगा। चोट से भी अधिक नासिम को ताज्जुब हुआ था, पर इसमें ताज्जुब होने की कोई बात नहीं थी। यही यहाँ का रिवाज था। जहाजी के हाथों सभी को मार खानी पड़ती थी।
जो लोग सीढ़ियाँ हटाते, जो लोग लंगर डालने के काम में जुटे रहते या रस्सी बांधने के काम में, जो लोग रात में बिजली घुमाते, उन लोगों के काम में जरा सी भी गलती होती तो मार पड़ जाती। नीचे मिस्त्रियों का इलाका था, उसी के आसपास कोयले वाले, आग वाले, इंजन वाले काम करते थे, पर पूरा अधिकार तथा शासन का भार जहाजी के हाथों में ही होता। किसी से कोई गलती हुई, किसी मशीन को घुमाते समय अगर किसी ने दूसरी मशीन घुमा दी, डंडे को खींचते समय दूसरा डंडा खींच लिया, तो जहाजी के हाथों उसकी खैर नहीं। लात भी पड़ती, जात बेजात की गालियां देता, जूतों से पीटता और उससे भी चैन नहीं मिलता तो बर्खास्त कर देता। और ऐसा वह करेगा क्यों नहीं? कंपनी सिर्फ जहाजी को ही तो जानती पहचानती थी। जहाज का वो जिला मजिस्ट्रेट था, सारी जिम्मेदारी उसी की थी। नदी में चलते समय अगर जहाज किसी नाव को डुबो दे तो उसका हर्जाना जहाजी साहब को ही भरना पड़ता था। आंधी तूफान में यदि स्टीमर डूब जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी का साहब नहीं, चालू जहाज की सारी जिम्मेदारी जहाजी साहब के हाथों में थी। और आंधी और तूफान में यदि स्टीमर को किनारे लगा सकता तो उसका पुरस्कार भी जहाजी साहब को ही मिलता। मिस्त्री और खलासी चाहे कितनी ही दौड़ धूप करे, चिल्ला चिल्ली कर ले, चाहे कितने ही फायदे और उस्तादी से काम करे, उन्हें रुपए की एक कतरन भी नसीब नहीं होती थी। सारे तमगे जहाजी साहब के गले में लटकते रहते। अचानक क्या हुआ? स्टीमर रेतीली जगह में अटक गई थी। कुहासे में ठीक से ठौर नहीं लगा था। स्टीमर का चक्का मिट्टी में फंस गया था। जल्दी उठाए जाने की उम्मीद कम थी। बंदरगाह में खबर भेजना जरूरी हो गया। आज कम से कम 7-8 घंटों की देर होने वाली थी। बीच में घाटों पर जो यात्री स्टीमर की उम्मीद लगाए बैठे थे, वे सारी रात धुआं देखेंगे और सीटी की आवाज़ सुनेंगे। दोष किसका था? गलती सुखाने की थी। दोष सेकंड मेट का था। लंबे चौड़े जवान मर्द को मारने में मज़ा नहीं आता। जहाजी को अपने ही हाथों में चोट लगती, पर ये बच के जाएंगे कहाँ? वह इस महीने की तनख्वाह ही नहीं देगा। उनको अपनी खुराक अपने पैसों से ही खरीदनी पड़ेगी। जहाजी इस जहाज का आखिर पूरा मालिक था। हर तरह का खर्च, छोटे से पेंच से लेकर बड़ी मरम्मत का काम, खलासी मिस्त्रियों की तनख्वाह मिलाकर सारा का सारा थोक रुपया कंपनी जहाजी के हाथों में ही देती थी। उसके बाद वह कैसे क्या इंतज़ाम करेगा, यह देखना जहाजी का काम था। वह अपनी मर्जी से चाहे जिसे पूरी तनख्वाह देता और चाहे जिस पर जुर्माना कर देता था। अपनी मर्जी से किसी की खुराक के पैसे काट लेता तो किसी को नौकरी से निकाल देता। उसके खिलाफ न तो कोई शिकायत ही कर सकता था और न ही उसके फैसले के विरुद्ध फैसला। स्टीमर के अंदर शासन को लेकर कंपनी अपना सिर नहीं खपाती थी। कंपनी को सिर्फ यही देखना था कि उसका स्टीमर एक घाट से दूसरे घाट तक माल और लोगों को पहुंचाकर उसे कितना मुनाफा पहुंचा सकता था। इसलिए पूरा स्टीमर जहाजी के इशारों पर चलता था। सारे कर्मचारी उसकी चमचागिरी किया करते थे। स्टीमर का जहाजी क्या था, मानो लाट साहबी की हुकूमत पा गया था। कैसी लग रही है कहानी? आगे देखिए। रोने से कोई फायदा नहीं। बगल से
मकबूल ने कहा, ऐसी मार तो बहुत बार खानी पड़ेगी, मार खाते खाते ही तो तरक्की मिलेगी। मकबूल भी शुरू में नौकर के रूप में जहाज में घुसा था, खाना बनाने के काम पर नहीं, धोबी मोची का काम करने के लिए। 3 साल बाद उसे सीढ़ी मिली थी। उसके बाद जहाज और किनारे के बीच में पाट लगाने का काम, उसके बाद रस्सी का काम। बिना मार खाए जहाज में कोई उन्नति नहीं हो सकती। साहब की कृपा दृष्टि ना हुई तो कुछ नहीं होने का। 10-12 साल के बाद अगर साहब को दया आई तो वह सर्टिफिकेट देता। फिर उस सर्टिफिकेट के जोर पर कोई जहाजी की परीक्षा में बैठ सकता था। बड़े ठाठ से जहाज के तीसरे मेट अफसरुद्दीन ने ये बातें कही और वह सर्टिफिकेट न मिला, सब व्यर्थ है। इसलिए भारी हाथों से जहाजी के पैरों में तेल लगाओ, फिर पास होकर निकल आने पर एक बार जहाजी बन जाओ। फिर किसकी परवाह उस समय, फिर जमींदार और तहसीलदार सब बराबर हैं। नहीं भाई नहीं, इसमें भी राज है। चटगांव के आदमियों पर जहाजी की ममता कुछ अधिक ही है। बॉयलर का खलासी विलायत अली धीमी आवाज में बोला, जहाजी का अपना गांव चटगांव है ना, कहता भी है चटगांव को छोड़कर जहाजी कहाँ मिलते हैं। कहावत भी तो है, जहाजी, सूखी मछली और दरगाह, इन तीनों को लेकर है चटगांव। धान, डकैत और खालियानी नहर, इन तीनों को लेकर है बोरीशाल। जहाजी बनना कोई डकैती करने का काम तो है नहीं। तेरा घर कहाँ है रे छोकरे? सबने एक साथ पूछा। नासिम ने उदास होकर कहा, इस देश में ही है। सुनकर सबके चेहरे उदास पड़ गए। दूसरे दिन अब्दुल को बेहद मार पड़ी। पानी नापते समय उसने लोहे की एक छड़ खो दी थी। जहाजी जब किसी को मारता उसे कोई छुड़ाने की हिम्मत नहीं करता। यह रोज का मामला था। सबको इसकी आदत सी पड़ गई थी। फिर भी आंखों में आंसू की धार बह जाती। नदी के पानी में आग धोते धोते अब्दुल ने कहा, तनख्वाह से छड़ की कीमत और उसका ब्याज तो काट ही लेगा, ऊपर से मार मार कर जख्मी कर दिया। फिर भी इन सब को लेकर कोई प्रतिवाद नहीं होता, न ही विद्रोह। अपने बचाव में कोई दो शब्द भी नहीं कह सकता था। मार को रोक सके इसलिए अपने हाड़ मांस को भी मजबूत नहीं बना सकता था। नासिम सोचता, ये लोग सभी शायद उसी की तरह मरे हुए माँ बाप के निराश्रित बेटे होंगे, पर ऐसी बात नहीं थी। सभी लोग सीढ़ी से शुरू होकर जहाजी के बम्बे पर पहुंचना चाहते थे। सभी को जहाजी का सर्टिफिकेट चाहिए था, मगर अगर सहेंगे मार तो सर्टिफिकेट देने के लिए जहाजी का हाथ कलम क्यों पकड़ेगा। इसलिए उस दिन पानी निकालते समय मकबूल के साथ मजाक करते समय नासिम के हाथ से जब बाल्टी छूट गई और उसके लिए उसे मार पड़ी तो उसे मार खाने में शर्म नहीं आई, उसे अपमान का बोध भी नहीं हुआ। उस दिन उसने मकबूल के साथ, सारे खलासियों के साथ एक होने का अनुभव किया। मकबूल ने रोते हुए ही कहा, तुझे क्या, तेरी तो तनख्वाह नहीं, सिर्फ मार खाकर रह गया, पर मेरी तो पूरी तनख्वाह बाल्टी के बदले में कट जाएगी। और महीना लगने पर कहेगा तनख्वाह एडवांस ले ले, रुपए में 2 आने का ब्याज देना होगा।
जहाज में बैठकर महाजनी का कारोबार करता है यह जहाजी। हम लोगों का भला चाहने वाला यहाँ कोई नहीं है। इतना कहकर मकबूल ऊपर की तरफ देखने लगा, मानो ऊपर वाला इस दुखी जीव की फरियाद सुन रहा हो। नसीम ने पूछा, तो दूसरे किसी जहाज में नहीं जा सकता? किस चक्कर में है तू? एक जहाज छोड़ने पर दूसरे जहाज पर जगह मिलेगी? यहाँ सभी जहाजियों के बीच साँठ-गाँठ रहती है, तभी तो मार खाकर भी मुंह बंद किए पड़ा रहता हूँ। एक बार अगर बर्खास्त हो गया तो बर्बाद हो जाऊँगा। पानी को छोड़कर हल पकड़ना पड़ेगा। बगल से इयाद अली ने कहा, और तू किस जहाज में जाएगा? सभी जहाज़ों का रिवाज तो एक सा है, ऐसे चाहे तो कोई भागी नहीं हो सकता। नसीम ने पूछा। सभी हंस पड़े। सीढ़ी से बॉम्बे तक चढ़ने की साधना में जिन लोगों ने जहाज की नौकरी पकड़ी थी, उनके लिए ये बातें बेबुनियाद थी। भाग जाना कोई आसान काम नहीं है, नसीम, सेकंड मेट ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। तेरा नाम और पता साहब की नोटबुक में लिखा हुआ है। जैसे ही तू भागेगा पुलिस को खबर दी जाएगी। कहा जाएगा जेब काटकर, पैसों का बैग लेकर, घड़ी चुराकर भाग गया है। जहाजी की तरफ से कंपनी लड़ेगी और फिर तू था जहाज में, रहेगा जेल में। तो क्या नासिम के दिन इसी तरह कटेंगे? इसी तरह एक सुर से पानी की आवाज़ सुन सुनकर? तनख्वाह नहीं, रहने सोने की जगह नहीं, इसी तरह दिन रात पानी में बहेगा वह। साहब को खुश रखने की कोशिश कर, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। देखना, एक बार अगर सीढ़ी पकड़ सका तो। उसे समझ नहीं आया कि वह जहाजी को कैसे खुश रख सकता था। उसके जिम में जो काम था वह उसे करता, उसके अलावा वह साहब के हाथ पैर दबा देता, गुसल खाने में जाने के पहले तेल मालिश कर देता, बालों को सहला देता, खाना पकाते समय सुखानी थोड़ी मदद कर देता। इसलिए उसके हाड़ मांस अब तक जुड़े थे, फिर भी उसका मन नहीं लगता था। तनख्वाह भी कुछ नहीं थी। जुर्माने के तौर पर कुछ काट न सके, पर जहाजी को बड़ा अफसोस था। इसलिए नासिम को कभी कभी उपवास करना पड़ता था। उस दिन जहाजी मिर्च और प्याज का खर्च बचा लेता था। जहाज के कर्मचारियों को चावल, नमक, मिर्च, प्याज जहाजी देता था। बाकी अपने अपनी मर्जी के मुताबिक खाते। तेल, मसाले, मछली, सब्जी का खर्च सबके अपने जिम्मे था। महीने के अंत में तनख्वाह में से सबको उसके हिस्से का चावल, नमक, प्याज, मिर्च का खर्च जहाजी काट लिया करता था। वह भी जहाजी अपनी मर्जी माफिक ही करता था। एक काम कर, जहाजी के यहाँ चोरी कर ले, किसी ने फुसफुसा कर कहा। इस स्टीमर के साथ साथ बीच बीच में एक बहुत बड़ा थैला बंधा रहता है। उसमें चावल, नमक और मिर्च लदा रहता है। थैले के साथ आदमी रहते हैं। नहीं, नसीम को कुछ नहीं अच्छा लगता। उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। एक दिन छोड़कर हर दूसरे दिन स्टीमर एक ही रास्ते से होकर गुजरता रहता। जहाँ शाम को पहुँचना होता वहाँ पहुँचने में आधी रात हो जाती, कभी दूसरे दिन सुबह। बस इतनी सी ही विविधता थी। नहीं तो एक सुर से पानी की आवाज़, यात्रियों की भीड़, लंगर और मस्तूल उठाते उतारते समय की हड़हड़ सीढ़ी और रस्सी खींचने समय का चिल्लाना नसीम को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कई दिनों के बाद घूमता हुआ एक दिन स्टीमर कनकदिया लौटा। नदी इतनी छोटी थी, उसकी धार इतनी कमज़ोर कि नासिम सोच भी नहीं सकता था।
पहले उसे लगता यह नदी न मालूम किस समुद्र में जा मिलती है, इस देश से दूर किसी देश में। नासिम एकांत के अंधेरे में नदी की तरफ ताकता हुआ चुपचाप अकेला बैठा था। घने काले पानी में तारे झिलमिला रहे थे। आज आधी रात स्टीमर कनकदिया पहुंचा था। नसीम को अपना घर याद आ गया। वह सोच रहा था कहाँ है उसका घर द्वार। उसका कोई घर नहीं था। वहाँ भूतों का अखाड़ा बन गया था। उसे सारी बातें याद आ रही थी। माँ की याद आ रही थी। उसने सोचा उसकी कोई माँ नहीं, उसकी माँ तो बहुत पहले मर चुकी थी। माँ के मरे हुए चेहरे के तरह ही थी वह काले पानी की चांदनी। वह कोई बड़ी चोरी न कर सके पर छोटी मोटी चोरी तो कर ही सकता था। गांव का छोकरा कटारी हाथ में लिए नारियल बेच रहा था। जहाजी के लिए 10 पैसे के नारियल में 2 नारियल खरीदे। जहाज पर पहुंचकर जब सीढ़ी हटा ली गई, नासिम ने जहाजी से इकन्नी लेकर किनारे पर फेंकी और 6 पैसे फेंके। नासिम के जीभ निकालकर उसका मजाक उड़ाया। नारियल बेचने वाले लड़के ने नदी से कीचड़ उठाकर नासिम की तरफ फेंका। जहाज तब तक छूट चुका था। कीचड़ के छींटे नासिम पर पड़े नहीं। जहाजी और नासिम दोनों एक साथ हंसने लगे। इसी तरह मछली बेचने के लिए कोई आया। नासिम ने चतुराई से उसमें से थोड़ा सा उड़ा लिया। दूध बेचने वाला दूध हड़िया में लाया। नासिम ने उससे कहा बांस के गिलास में नाप कर देगा और पैसे भी जहाज में जाकर देगा। वह भी उसने इसी तरह रख लिए। सबको वह एक ही बात कहता, सोचो मत, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाते, मैं जहाजी साहब का नौकर हूँ। इस तरह चालाकी का काम नासिम करने लगा। इतने दिनों में नासिम को एक फतुआ मिला था और एक गमछा। लुंगी न जाने कब मिलेगी। एक दिन नासिम ने जहाजी से 4 पैसे मांगे। ऐसी हिम्मत की बात जहाजी ने जिंदगी में पहली बार सुनी थी। आंखें सर पर चढ़कर जहाजी बोला, क्या कहा? पैसे? ऐसे भी क्या हराम की बात कही थी? नासिम ने डरी हुई आंखों से नसीम ने जहाजी की तरफ देखा। क्या करेगा पैसे लेकर? चाय पीऊंगा 1 प्याला। नासिम का बस इतना कहना भर था कि जबरदस्त एक थप्पड़ उसके गालों पर पड़ी। छिटक कर नासिम दूर जा गिरा। जहाजी गरज उठा, बदतमीज, मुझसे बीड़ी मांगता है? बीड़ी खरीदेगा? कभी यह भी सुनूंगा कि बोतल खरीदेगा। ज़्यादा बदतमीजी की तो नदी के गहरे पानी में डुबो दूंगा। आंसुओं से धुलकर नासिम को फिर माँ की याद आ गई। उसके मर जाने पर माँ का चेहरा कैसा लगेगा? अंधेरे में पानी की तरफ देखकर वह यही सोच रहा था। माँ के मरे हुए चेहरे की बात सोच सोचकर उसने मन में हिम्मत आई। इतनी मार वह इसी ताकत पर बर्दाश्त कर पाया। माँ कहकर चिल्ला चिल्ला कर अगर वह रो न सके तो चुपचाप सहने के सिवा उसके पास और कौन सा उपाय था? इतना अत्याचार होने पर भी कोई गुट नहीं बन पाता था। खुदा को छोड़कर और किसी से कोई शिकायत नहीं थी। जहाज की उस खोखली से भी मुक्ति नहीं थी। कब सीढ़ी मिलेगी, कब पाट, रस्सी, लंगर, बिजली व मिस्त्री का इलाका, इसी आस में लोग दिन गिनते रहते। कौन किस तरह जहाजी का मन जीत सकेगा? ब्याज देकर हो या घूस देकर, चोरी से या मार खाकर, सब इसी चेष्टा में जुटे थे। जहाजी साहब अच्छी सरकार चला रहा था। उसी रात नासिम ने किसी यात्री का एक जोड़ी जूता चुरा लिया। जहाजी ने उन जूतों को सीधे पानी में पहुंचा दिया। कहा,
तेरी बुद्धि की बलिहारी जाऊं, मैं जूता पहनकर ठाठ से घूमूं और पुलिस मुझे पकड़ ले। इसके दूसरे दिन नासिम ने टीन का एक सूटकेस चुराया। उसे भी जहाजी ने नदी में फेंक दिया। उस सूटकेस में मुकदमे के कागज पत्तर, पर्चे, दाखिलानामा और कुछ जरूरी कागज के नकल आदि थे। नासिम किसी तरह जहाजी के मन का नहीं हो पा रहा, पर जहाजी की नज़र नासिम के कानों में मानो रह रह कर कह रही थी, तू सकेगा, तू मेरे मन का बन सकेगा। उसकी नालायकी पर गुस्सा खाने पर भी जहाजी ने इन दिनों उसे जब तक पीटना छोड़ दिया था। इसी बात पर नासिम आशा बांधे रहा। जहाज की रोशनी में तेज नहीं था, बारिश को रोकने के लिए तिरपान नहीं था, औरत मर्द के कमरे अलग नहीं थे, फिर भी सबकी आंखों में नींद थी। ऐसा कोई यात्री नहीं था जो ताश खेल सकता था या गाना गा सकता था या फिर हंसी मजाक या गपशप कर सकता था। किसान मजदूरों का इलाका था। बाढ़ की धारा की तरह जो लोग काम करते हैं वे मांस पेंट की तरह नींद में बदहवास पड़े रहते थे। नींद की असावधानी में किसी की कमर से पैसों का थैला बाहर निकल आया था। नासिम ने अपने हाथ की सफाई से आहिस्ते से उस थैले को उठा लिया। एक बार सोचा गिनकर देख लें कि उसमें कितने पैसे हैं। एक बार उसके मन में आया अगले स्टेशन पर उतरकर भाग जाएं, पर क्या मालूम किस आकर्षण में मंत्रमुग्ध होकर वह जहाजी के पास ही खींचता चला आया। जिस तरह शेर के मुंह में बकरा आ पड़ता है। जो आदमी सिर्फ मारना ही जानता था, हंसकर दो बातें नहीं करता था, हक का एक पैसा तक नहीं देता, उसे ही खुश करने के लिए नासिम व्याकुल हो उठा। फिर क्या था? जो आदमी हर वक्त एक आदमी से दूसरे आदमी की शिकायत सुनता रहता, एक से दूसरे को अलग रखता था, उसी का मन जीतने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। कौन किसका पत्ता काटे, उसी की प्रतियोगिता चलती थी। आगे देखिए, मकबूल ने कहा, सिर्फ 7 रुपए 9.5 आने, इससे क्या बनेगा? 2 20 और 7 अगर ना हुए तो खेल पूरा नहीं होता। अपने साहब का तो यही कहना है। फिर भी कपड़े लत्ते से तो नकदी ही ठीक है। सबसे अच्छा होता यदि जेवर सोना चांदी मिलता। उसकी तो कोई कीमत भी है। कागज के रुपए उसके आगे रद्दी हैं, फालतू हैं। इतने दिनों में नासिम को एक लुंगी मिली थी, एक हाफ कमीज भी, पर किसान मजदूरों की बीवियों के पास गहने कहाँ से आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा नाक में लौंग, अंगूठी, पैरों में बिछुए, हाथों में कांच की चूड़ियाँ। सोना कहाँ से आएगा? नहीं, वो भी नहीं। नई बहू ससुराल जा रही थी। गले में सोने की हंसुली, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में चांदी के पायजेब, उंगली में गुजरी, फालसे के रंग की साड़ी पहने, घूंघट डाले वह किसी कोने में सोई पड़ी थी। बाराती लोग इधर उधर छितराए थे। कौन किधर था पहचानना मुश्किल था। जहाज में आज बड़ी भीड़ थी, लेकिन नासिम इस बड़ी भीड़ में मौके की तलाश में लगा रहा। आखिर नासिम नई बहू के गले में हाथ रखने में सफल हो गया। उसे बड़ा नरम नरम सा लगा। नासिम की उंगली कांपी थी। उसने हंसुली को जोर लगाकर खींचा। चोर चोर,
भीड़ से टकराकर नासिम भाग पाता, उससे पहले ही यात्रियों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद सब ने मिलकर उसे पीटा। बड़ी मार पड़ी थी उसे। जो भी आकर पूछता क्या हुआ है, दूसरे ही क्षण वह हाथ चला देता। चोर माल को लेकर भाग नहीं सका था। माल बिस्तर के पास ही फेंक कर भागा था, पर उससे क्या होता? औरत के शरीर पर हाथ जो लगाया था, हार तो उतारा था न गले से। मारो मारो, चंदे के तौर पर मारो साले को। बाबूजी, नासिम चिल्ला कर रो पड़ा। अचकन पहने नासिम चिल्ला रहा था और किस्ती टोपी सर पर डाले चप्पल फटफटा कर जहाजी हाजिर हुआ। पूछा, क्या बात है, क्यों मार रहे हैं मेरे लड़के को? लड़का? सभी हक्के बक्के रह गए। जहाजी साहब का लड़का? किसी ने कहा। हमें तो यही मालूम था कि यह आपका नौकर है। नौकर? झूठ है। वह मेरी शादी के घर का बेटा है, मेरी माँ की खोई हुई संतान है। उसे किसने मारा है? उसने नई दुल्हन के गहने चुराए हैं, गले से हंसूली उतारी है। झूठ है, यह हो ही नहीं सकता। चलो मैं खुद जाकर बीबी से पूछता हूँ। जहाजी नई दुल्हन के पास जाकर खड़ा हुआ। पूछा, आपके गले से किसी ने हार उतारा है? पर्दे से मुंह ढककर बीबी धीमी आवाज में बोली, नहीं। नींद की बेहोशी में गले से हंसुली खुलकर बिस्तर में गिर गई थी। लताबाड़ी स्टेशन नज़दीक ही कहीं दिख रहा था। बारातियों को यहीं उतरना था। जहाज की गति धीमी हो गई। लंगर हड़बड़ा कर नीचे उतर आया। पेड़ के साथ स्टीमर की रस्सी को कसकर बांधा गया। सीढ़ी लगा सीढ़ी। जहाजी ऊपर से चिल्ला उठा, नासिम कहाँ है? नासिम को बुलाओ, आज सीढ़ी वह पकड़ेगा। खलासियों के बीच हुल्लड़ मच गया। इतने दिनों में नासिम की दीक्षा हो गई। इतने कम समय में चोरी करते समय पकड़े जाने पर तो उसकी किस्मत खुल गई। और जो लोग पकड़े नहीं गए वे गोता खा रहे हैं। सीढ़ी से पाट तक आने की भी तरक्की नहीं मिल रही थी, और यह आज सीढ़ी, कल पाट, बाद में सीधे जहाजी। जहाज का खुदा। पकड़ पकड़, वह भी बच्चा है, अकेला कैसे सीढ़ी पकड़ेगा? तुम लोग सब लोग मिलकर उसकी मदद करो। जहाजी ने तेज आवाज में हुक्म जारी किया। सर्चलाइट की रोशनी में नासिम की गीली आंखें चमक उठी। नई दुल्हन लताबाड़ी उतर जाएगी। पैरों की पाजेब बजाकर वह चली जा रही थी। रोशनी दूर दूर तक बिखर गई थी। पेड़ पौधों के पत्ते टहनियों पर सीढ़ी लगाकर नासिम लग्गी पकड़े हुए था। दुल्हन से कह रहा था, संभल कर चलिएगा, नहीं तो गिर पड़ेंगी। लग्गी पकड़िए। नई दुल्हन बिना लग्गी पकड़े ही आराम से चल रही थी। तभी पीछे से नसीम को किसी ने धक्का मारा। चौंक कर उसने देखा, यह वही आदमी था जिसने उसे सबसे अधिक मारा था। रोशनी में अब नसीम ने पहचाना, यह तो गहर अली था। रोशनी से मुंह छुपा लिया था गोलबानू ने। घूंघट नीचे तक खींच लिया था। चादर को बुरके की तरह पूरे शरीर में लपेट लिया था। दूसरे के साथ मिल मिलाकर नसीम एक के बाद एक सीढ़ी उठाने लगा। किनारे के मटमैले पानी की छाया में उसने अपनी मरी हुई माँ के चेहरे को देखा। उसके ऊपर खड़ा जहाजी उसे खुली आवाज में शाबाशी दे रहा था। उसकी सफ़ेद अचकन और सफ़ेद दाढ़ी हवा में उड़ रही थी, जो सूरज को दिन और रात को बनाता है। जहाजी ठीक उसी तरह का था। कहानी की यही अंतिम पर्याय है। धन्यवाद।